दोस्तों आज का क्लास आप सभी ट्वेल्थ वालों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट और साथ में सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आप बहुत सही सुन रहे हो। आज ही के क्लास में सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए होंगे उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, साथ में जो विलियन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है, इससे रिलेटेड भी जो भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बने होंगे उसको भी हम लोग आज के इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि ये हमारा वन शॉट पार्ट 1 होने वाला है, यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट और विलियन से रिलेटेड, ठीक है, विलियन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। और एक पार्ट में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, कुछ क्वेश्चंस आज के इस क्लास में, कुछ क्वेश्चंस हमारे ठोस अवस्था चैप्टर से लिए गए हैं और कुछ विलियन चैप्टर से लिए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में भी इसी दोनों चैप्टर से वीडियो आने वाली है, ठीक है। कुछ और सब्जेक्टिव रह गए हैं जो कि उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और इसी तरीके से दो दो चैप्टर करके मैं केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करा देने वाला हूं इसी दिसंबर माह में, ठीक है। तो प्लीज एग्जाम नजदीक है, थोड़ा आप ध्यान देना। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया कर दो हल्ला पूरा मोहल्ला, ठीक है। और क्योंकि केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है और इसी दिसंबर तक ये आपका फिनिश भी हो जाएगा, दिसंबर से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में वीडियो को लाइक नहीं करे तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करके बता देंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, सॉरी इस वीडियो में इतना ही नहीं, आइएगा तो वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे विलियन चैप्टर पे। तो पहला क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा वर्डिंग में गलती है तो प्लीज आप इस पे इसको इग्नोर करना थोड़ा, ठीक है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। उत्तर कि द्रव के जो द्रव की तरह कांच में बहुत धीमी गति से बहने की गुण होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो द्रव होता है ना वो तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था कहने का मतलब कि द्रव में जो होती है भैया वो बहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, बहना का गुण पाया जाता है, बहने का, ठीक है। उसी तरीके से तो द्रव की तरह कांच में भी बहुत धीमी गति से बहने की गुण होती है, यानी कि जो कांच है ना इसमें भी तरल प्रकृति होती है, ठीक है, इसमें भी बहने की प्रकृति पाई जाती है, लेकिन वो प्रकृति बहुत धीमी तरीके से, ठीक है, बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कांच को अतिस्थिति द्रव माना जाता है। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इतने बार रिपीट करे हैं, इतने बार पूछे ना कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊं, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़े वर्ड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पीपीटी आज बोल के नहीं रेडी करा गया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो द्रव की तरह कांच में बहुत धीमी गति से बहने की गुण होती है, इसलिए कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण देने हैं। नेटवर्क ठोस को हम लोग सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं, सहसंयोजक सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क ठोस को हम लोग सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं, तो प्लीज ध्यान देना आपसे भी थोड़ा। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं इसका एक उदाहरण पूछ रहा है। तो नेटवर्क ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं, ठीक है। एक कण सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं, ये जो होते हैं वो आपके नेटवर्क ठोस कहलाते हैं या फिर सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। तो नेटवर्क ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं जी, परमाणु होते हैं। और एक कण सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंधन ऐसा बंधन होता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ कोई भी अवयवी को, जो कोई भी परमाणु हो, कोई भी अणु हो, उसको बहुत मजबूती के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग नेटवर्क ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इसको इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई ये हीरा, ठीक है। हीरा आप देखो कितना मजबूत रहता है, कितना कठोर रहता है, ठीक है, क्योंकि जो हीरे के अंदर होते हैं वो सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है। उसके जो भी परमाणु होते हैं, उसके जो भी कण होते हैं वो आपस में काफी ज्यादा मजबूती के साथ बंधे होते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए जी। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसा भी रह सकता है कि क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। त्रुटि या दोष सेम ही चीज है, ठीक है। कहीं दोष भी दे देता है, कहीं कहीं बुक में त्रुटि भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है। वह त्रुटि जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह छोड़कर अनियमित जगह पर उपस्थित होता है उसे बिंदु दोष कहा जाता है। देखो यहाँ पे बिंदु दोष आ गया, वहां पे बिंदु त्रुटि है, तो कंफ्यूज नहीं होना हम सभी को। देखो, वह त्रुटि जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में जो परमाणु होते हैं ना वो अपना जगह छोड़ के एक्चुअल में जहां पे परमाणु को रहना चाहिए, ठीक है, क्रिस्टल पदार्थ में परमाणु को जहां पे रहना चाहिए वो वहां पे नहीं रहता है, किसी अनियमित स्थान पे जहां पे उसको नहीं रहना वहां पे वो उपस्थित होता है,
ठीक है, तो उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके, आगे आ जाइए जी। चौथा क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं सारे क्वेश्चन आज के क्लास में इंपॉर्टेंट ही लाया हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे को देखना, बिकॉज इस चैप्टर से अगर निकाला जाए ठोस अवस्था से और विलेन चैप्टर से, तो मिनिमम 70-80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जाएंगे ना, जो कि मतलब बनते हैं ऐसा। लेकिन इंपॉर्टेंट की बात करी जाए तो वही मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा तो बनेंगे नहीं। तो शॉर्टकी दोष क्या है? तो जब कोई धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन अपना जगह छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर प्रवेश करते हैं तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। ध्यान से समझो, इजी है, समझ जाओगे। जब कोई धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन, आयन की यहाँ पे बात करा गया है, ठीक है, तो जब कोई धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे प्रवेश करता है, ठीक है, अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे प्रवेश करता है, तो उसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। ऑलराइट, फ्रैंकल दोष क्या होता है जी? फ्रैंकल दोष क्या होता है? तो जब आयन, आयन क्या, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, तो जब आयन अपना जगह छोड़कर जालक में ही हो लेकिन किसी और स्थान को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं। अच्छा, इसके पहले हमने शॉर्टकी दोष समझा, शॉर्टकी दोष, ठीक है, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा था कि भैया आयन क्या हो रहे थे, अपना जगह छोड़ के कहीं और चले जा रहे थे, जालक से बाहर, लेकिन यहाँ पे अपना आयन तो जगह छोड़ेगा लेकिन जालक में ही उपस्थित रहेगा। ठीक है, ये फ्रैंकल दोष कहलाता है। और एक क्वेश्चन रगड़ के पूछा है आपके ऑब्जेक्टिव में कि वैसा दोष जिससे घनत्व में कमी आ जाती है, क्रिस्टल की घनत्व में कमी आ जाती है, वो आपका शॉर्टकी दोष कहलाता है। घनत्व में कमी आ जाती है शॉर्टकी दोष के कारण। लेकिन इसमें फ्रैंकल दोष में जो आपका घनत्व है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि जो घनत्व है ये आपका अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आगे आ जाओ। किसी घोल की मूलरता एवं मोललता में अंतर बताना है आपको। ठीक है, किसी घोल की, देखो घोल विलेन को ही कहा जाता है यार, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नाम होते हैं अलग अलग सबके। ठीक है, तो किसी विलेन की मूलरता एवं मोललता में आपको अंतर समझाना है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस लिया है और मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो एक साइड मैं लिख देता हूँ मोलरता, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोलरता, ठीक है, और एक साइड में लिख देता हूँ मोललता। ठीक है, मोलरता और मोलरता, ज्यादा नहीं, अगर आप 3-3 भी अंतर लिख दोगे ना, 3-3 भी अगर आप अंतर लिख देते हो तो आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। 2 नंबर में बेसिकली क्वेश्चन करा जाता है। ठीक है, तो 3 अंतर तो काफी होते हैं ना जी। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा, ताकि मैं अलग अलग 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर सकूं। ठीक है, और बीच से ले लूं। चलो जी, अब यहाँ पे समझना आप सभी, अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ इन दोनों के बीच अंतर, मैं प्योर रीड कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, चलो, नहीं हुआ? हाँ, अब हो गया। चलो, तो मूलरता, ठीक है, मूलरता का डिफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, क्योंकि अंतर में आप एक एक अगर डिफिनेशन भी लिख देते हो ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मूलरता में आप क्या लिखोगे? मूलरता में क्या लिखोगे कि 1000 ml, सॉरी, यहाँ पे आप मूलरता में लिखोगे कि 1000 ml विलयन में, 1000 ml विलयन में, 1000 ml विलयन में उपस्थित, उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, ठीक है, मोलों की संख्या को आप क्या कहते हो? आप कहते हो मोलरता। ठीक है, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि अगर आप इसकी जो है ना डिफिनेशन को ना लेकर अगर आप यहाँ पे बस फॉर्मूले को भी लिख देते हो ना, तो एक आपका अंतर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1000 ग्राम रहेगा। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में, वहां पे 1000 ml विलयन में था, लेकिन 1000 ग्राम विलायक यहाँ पे होगा। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की, मोलों की संख्या को हम लोग मूललता कहते हैं, मूललता, मूललता कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया पहला। या फिर मैं आपको बोलूं डिफिनेशन अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके जगह एक काम कर सकते हो, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो मूलरता का क्या फॉर्मूला होता है जी? मूलरता का फॉर्मूला होता है आपका क्या कह रहा है, 1000 ml विलयन, तो विलयन यानी कि विलयन को मैं भी से दिखा दूं ना, आयतन, ठीक है, आयतन विलयन की, सॉरी, जब लीटर या फिर मिलीलीटर में बात कर रहे हो तो ये तो आयतन को इधर सारा ना, तो मैं यहाँ पे ml में दिखा देता हूँ। ठीक है, 1000 ml, ठीक है, विलयन में, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं। 1000 से अगर आप गुना कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा मूलरता का फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे 1000 से गुना नहीं करोगे तो यहाँ पे ml की जगह आप लीटर कर देना। ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं विलायक 1000 ग्राम विलायक बोल रहा है ना, तो यहाँ पे मैं वेट लिखूंगा। ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये ग्राम में मापा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में वही विलय के मोलों की संख्या को हम लोग एनसीटी नोट करते हैं, गुने में आप 1000 कर देना, आपका वैल्यू, ठीक है, वैल्यू नहीं आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे हमारा पहला, यहाँ पे हमारा दूसरा। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, चाहे तो एक अंतर में आप डिफिनेशन भी दोनों का दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूले भी दोनों का लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो पहला अंतर तो क्लियर हुआ। दूसरा अंतर आइए हम लोग देखते हैं, मोलरता, मोलरता, मोलरता एवं मोललता में। ठीक है, मोलरता एवं मोललता में मैं कैसे भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, बस वहां पे आप चाहे तो लाइनिंग भी कर सके, लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मोलरता में आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि इस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मोलरता पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, सॉरी मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है, सॉरी सॉरी, मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन मोललता पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर ठीक है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं लिखूं तो क्या, ठीक है, चलो मैं लिखता हूं, इस पर ताप का प्रभाव, इस पे ताप का प्रभाव, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ताप द्वारा अपरिवर्तित होता है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सॉरी पड़ता है ना, इस पे तो पड़ता है भैया, इस पे ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पे मोललता पे, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका रगड़ का पूछा है। ठीक है, कि वैसा कौन है जो ताप द्वारा स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो मोलरता होता है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। यहाँ पे तो दो अंतर हो गए। अब आइए हम लोग कुछ और अंतर की चर्चा कर लेते हैं जी, कुछ और अंतर की चर्चा कर ली जाए। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मोलरता और मोललता में अंतर, तो मोलरता, ठीक है, मोलरता, मोलरता और मोललता, मोलरता और मोललता, ठीक है, मोलरता और मोललता। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे अब आप ये लिख सकते हो कि मोलरता को हम लोग किस में मापते हैं, लीटर या फिर मिलीलीटर में मापते हैं। ठीक है, प्रति लीटर या फिर प्रति मिलीलीटर में मापते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो कि इसको प्रति लीटर में मापा जाता है, प्रति लीटर में इसको मापा जाता है, लेकिन इसको प्रति ग्राम में माप या फिर प्रति केजी में लिख सकते हो, प्रति केजी में मापा जाता है। तो यहाँ पे तीन अंतर आपके सामने कंप्लीट हो गए हैं मोलरता और मोललता के बीच। तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। आइए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। ठीक है, मोल प्रभाज की व्याख्या करें। किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या को अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, विलय, सुनो ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा दूं इसको, ठीक है, मूल प्रभाज को इधर में समझा दूं। चलो यहाँ पे हमारा कोई विलयन है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये हमारा जब कोई विलयन है, एक काम करता हूँ, देखो देखो मैं यहाँ पे सही में बना देता हूँ अच्छा सा। ठीक है, अब ये हमारा विलयन है भैया, तो सिंपल सी बात है, इसमें दो चीज रहेंगे। पहला चीज कि भैया इसमें हमारा रहेगा वो चीज विलायक। ठीक है, पहला चीज हमारा विलायक रहेगा, ठीक है, और दूसरा चीज हमारा विलय रहेगा। तो इस विलयन में हमारे पास दो चीजें, इस विलयन में हमारे पास दो चीजें, पहला की विलायक, ठीक है, और दूसरा की विलय। तो विलायक हम लोग किसे कहते हैं, जो घुलाने वाले पदार्थ होते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जो घुलने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम लोग विलय कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस विलयन में दो चीज उपस्थित होंगी, आप सभी को पता है, विलायक और विलय। अब यहाँ पे एक बात बताओ, हमको मोल प्रभाज की चर्चा करनी है ना, तो मोल यहाँ पे अगर मैं मानूं विलायक की मोलों की संख्या अगर बड़ा n है और विलय की मोलों की संख्या अगर छोटा n है, तो मोल प्रभाज होता क्या है, विलय की मोलों की संख्या या विलायक की मोलों की संख्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विलय की मोलों की संख्या ले लेता हूं, ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो, और बटा में कुल मोलों की संख्या, ठीक है, को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो बड़ा एन ऊपर रख सकते हो, छोटा नीचे आप बड़ा एन जोड़ छोटा एन। यहाँ पे समझो, मैं समझा रहा हूँ फिर से, यहाँ पे मैंने किया क्या, ये हमारा विलायक का बड़ा एन जो है ना, ये मोलों की संख्या है, और विलय का मोलों की संख्या है हमारा छोटा एन। तो डिफिनेशन के अनुसार अगर मैं चलूं, ठीक है, मोल प्रभाज कहता क्या है, विलय या विलायक की मोलों की संख्या, तो विलय का मोलों की संख्या यहाँ पे हो गया, ये हमारा विलायक की मोलों की संख्या हो गया, ठीक है, और बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे बटा में हो गया विलय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा हो गया विलय का मोल प्रभाज, और ये हमारा हो गया विलायक का मोल प्रभाज। ये हमारा विलय का मोल प्रभाज और ये हमारा विलायक का मोल प्रभाज, समझ गए। तो एक्चुअल में विलायक के जो मोल प्रभाज होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जो विलायक के मोल प्रभाज होते हैं, विलायक के जो मोल प्रभाज होते हैं उसको हम लोग एक्स ए से डिनोट करते हैं। और विलायक का मोल प्रभाज हमारा क्या आया, ऊपर में कैपिटल एन बटा में
कुल मूलों की संख्या, ठीक है। और विलय के मोल प्रभाज की अगर बात कर ली जाए तो उसे हम लोग एक्स बी से डिनोट करते हैं, एक्स बी से। तो ऊपर हमारा हो गया छोटा एन और नीचे में टोटल मोलों की संख्या। तो भैया हमारा विलय और विलायक के मोलों की संख्या आ गया। अब भैया एक क्वेश्चन आपसे रगड़ के पूछा है भैया कि विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है, वो 1 होता है, ठीक है। 1 होता है, कैसे 1 होता है, आप जोड़ दो दोनों को, ठीक है। तो एन बटा में ऐसा, ठीक है, इसको जोड़ना है हमको, छोटा एन बटा में कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपके सामने आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। एलसीएम लोगे ऊपर भी आ जाएगा आपके सामने ऐसा कुछ। ये भैया क्या हो जाएगा जी, ये भैया तो कट जाएगा ना, ये भैया कट जाएगा, कटेगा तो क्या आ गया 1। तो यहां से आप लिख सकते हो, यहां से आप एक चीज लिख सकते हो, ठीक है। वो चीज है ये कि तथा विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है, क्लियर हो गई चीजें। चलो अगला क्वेश्चन, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। राउल्ट का नियम आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, रॉवल का भी नियम इसे कहते हैं, रॉवल का नियम या फिर राउल्ट का नियम, आप कुछ भी कह लो, इसे हम लोग राउल्ट का भी नियम कहते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है, दोनों क्या है भैया, सेम है। तो राउल्ट के नियम अगर आप पढ़ोगे तो भैया जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आपका आदर्श विलयन कहलाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो हमारा अनादर्श विलयन कहलाता है। तो जो देखो आदर्श विलयन क्या हुआ, ठीक है, आदर्श विलयन कह लो या फिर आदर्श भूगोल कह लो, बात सेम ही है, ठीक है। तो आदर्श विलयन क्या हुआ कि जो राउल्ट के नियम का पालन करे, ठीक है। और अनादर्श विलयन क्या हो गया जी, अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, ठीक है, वो हमारा अनादर्श विलयन हो गया, ठीक है। अंतर भी पूछता है, कभी कभी अंतर भी पूछ देता है, चलो मैं आपको अंतर भी बता देता हूं, अनादर्श, ठीक है, अनादर्श, ये हो गया हमारा आदर्श। ऐसे तो बस डिफिनेशन ही पूछ रहा है, डिफिनेशन में आप लिख देना कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, और अनादर्श में आप लिख देना कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग अनादर्श कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर भी पूछ देता है, तो आप पहला अंतर में ही लिखना, ठीक है, कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा अंतर लिखना, ठीक है, कि इसमें जो डेल मिक्सिंग होता है, ठीक है, इसमें जो डेल एच मिक्सिंग वो हमारा 0 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारा डेल एच मिक्सिंग होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मैक्सिमम नहीं यार, मिक्सिंग होता है, इसमें मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है, मिक्स। चलो अब यहाँ पे डेल वी जो इसके अंदर होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। इसके अंदर जो डेल वी होता है मिक्सिंग, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन में कुछ अंतर है। आगे आ जाओ, अब हम लोग भैया क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। तो जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलायक को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का जो क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलयन के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, जिसे हम लोग क्वथनांक को उन्नयन कहते हैं। आइए मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ। क्वथनांक का उन्नयन हमारा जो टॉपिक है, ठीक है भैया, वो हमारा है क्वथनांक का उन्नयन। देखो बाकी मैं भी वैसा कर सकता था कि बस मैं पढ़ के एबीसीडी करा के मैं छोड़ दूं, लेकिन नहीं, मैं आपको टर्म्स और कंडीशन भी समझाऊंगा ना जी, क्यों कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे उन्नयन मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर, ठीक है, शुद्ध, सॉरी, हमारे पास क्या है जी, एक शुद्ध वाष्पशील विलायक है, ठीक है, शुद्ध वाष्पशील क्या है भैया, सॉरी 1 सेकेंड, शुद्ध वाष्पशील विलायक है मेरे पास, ठीक है। और इसमें मैं अशुद्ध पदार्थ को या फिर अशुद्ध विलायक को मिला देता हूं, ठीक है। इसमें अगर मैं अशुद्ध विलायक को मिला देता हूं, ठीक है, इसमें मैं क्या कर देता हूं, अशुद्ध विलायक को मिला देता हूं। तो जो प्राप्त हमारा विलयन होगा, ठीक है,
देखो ध्यान से समझो, पहले मैं फिगर अच्छी तरीके से कर लूं वो चीज, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलो जी, हमारे अब ध्यान से समझना थोड़ा, हमारे पास है शुद्ध विलायक था, ठीक है। क्या हुआ जी? अच्छा, हमारे पास एक शुद्ध विलायक था, इसमें मैंने अवाष्पशील पदार्थ यानी कि अशुद्ध विलायक को मिला दिया, तो हमारा जो प्राप्त विलयन हुआ ना, इसका क्वथनांक की अगर बात करी जाए, इसका क्वथनांक की बात करी जाए, ठीक है, इसका क्वथनांक की बात करी जाए और इसका क्वथनांक की बात करी जाए, जो पहले था हमारा, ठीक है, पहले था हमारा जब इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया था, तो ठीक है, क्वथनांक, तो इसका जो क्वथनांक होगा ना, इसके क्वथनांक से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग अशुद्ध पदार्थ को मिला रहे हैं तो क्वथनांक हमारा बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको मानू टी नॉट, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको टी नॉट लेके चलता हूं ना जी, इसको मान लो अगर मैं टी नॉट मान लेता हूं, पहले इसका जो क्वथनांक था वो क्या है, टी नॉट, और अब इसका क्वथनांक मान लो टी एस हो गया, तो क्वथनांक टी नॉट बड़ा है, किसका बड़ा है क्वथनांक, टी नॉट या फिर टी एस, तो यहां से आपको पता चला कि भैया टी एस बड़ा है, टी नॉट छोटा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इसमें अशुद्ध विलायक को मिला रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ को मिला रहे हैं, तो इसकी जो क्वथनांक हो रही है उसमें भैया वृद्धि हो जा रही है, तो यही आपका क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। फिर से एक बार समझ लो कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम किसी अवाष्पशील पदार्थ या फिर अवाष्पशील विलायक को मिलाते हैं, ठीक है, तो प्राप्त विलयन का जो क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलायक की क्वथनांक की अपेक्षा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और ये आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यही है ना भैया, पढ़ लो कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलायक को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, जिसे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ऑलराइट, चलो जी, परासरणी दाब क्या है, एक क्वेश्चन पूछा है, साथ में ये भी पूछता है कि उल्टा परासरण क्या है, तो मैं बताया ये हमारा पार्ट 1 है, स्टार्टिंग मैंने बता दिया है, हमारा पार्ट 1 है, वन शॉट पार्ट 1 है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, उसमें भी ठोस अवस्था से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, और विलन से भी कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल टाइप, तो उनको भी हम क्लियर करेंगे। परासरणी दाब को परिभाषित आपको करना है, जब किसी शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर लिया जाता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बस विलायक के अणु ही बाहर निकल पाते हैं, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए तो विलायक की गति को रोकने और साम्य अवस्था को स्थापित करने के लिए विलयन पे हमें जितना न्यूनतम दाब देना पड़ता है, विलयन पे हमें जितना मिनिमम प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है, वही आपका परासरणी दाब कहलाता है। तो समझ गए कि जब किसी शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाता है तो विलायक की गति को रोकने और साम्य अवस्था को स्थापित करने के लिए विलयन पे जो लगा न्यूनतम दाब होता है उसे हम लोग परासरणी दाब कहते हैं। ऑलराइट, समपरासरी विलयन क्या है जी, समपरासरी विलयन क्या है, ठीक है, तो परासरणी दाब आप ये समझ गए, दो विलयन जिसका परासरणी दाब समान हो, ठीक है, उसे हम लोग समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लो कोई विलयन है हमारा ए और ये हमारा विलयन है बी, इसका भी परासरणी दाब मान लो 20 एटीएम है, ठीक है, इसका भी 20 एटीएम है, तो ये हमारा जो है ना वो हमारा समपरासरी विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने भैया क्या क्या करे, मैं आपको फिर पीछे लेके चलता हूँ पीपीटी पे। आज के इस क्लास में हमने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड काफी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे, ठीक है, काफी क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से भी करे, ठीक है। ये हमारा वन शॉट पार्ट 1 था, वन शॉट पार्ट 2 कल आने वाला है, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट को अच्छी तरीके से फिनिश कर देने वाले हैं, ठीक है जी। और मैं बार बार बोलूंगा, कर दो अल्लाह पूरा मुंह अल्लाह, क्योंकि अभी भी भैया मौका है, अभी तो पूरा केमिस्ट्री अभी बाकी है भैया, अभी तो शुरू ही हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जी, ठीक है। प्लीज 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 मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चाहे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमको इस चीज से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके हाई क्वालिटी पीपीटी रेडी करके लाते रहता हूँ। तो भैया और कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, और पीडीएफ के लिए, ठीक है, 9162530444, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, 9162530448 पे आप सभी भैया व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल 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 फ्री में, ठीक है, एक भी रुपए आपका नहीं लगने वाला। तो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग।